हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएस ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 12 ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग बहुत ही अच्छे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। हम देखते हैं प्राथमिक क्रिया से संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें एक पशुपालन भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत यानी हम कह सकते हैं यह कक्षा 12 भूगोल और जो चैप्टर आपका है प्राथमिक क्रिया और प्राथमिक क्रिया में पशुपालन एक पॉइंट है। उसी पशुपालन का हम अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो थंबनेल है, थंबनेल से पता चल रहा है कि पशुओं के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। बड़ी ही सरलता से ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और मैप पे भी भरने के लिए आता है। तो आइए हम देखते हैं ये पशुपालन क्या है। यानी मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ फिगर से आपको पता चल रहा है कि यह एक शिकारी है और ये क्या कर रहे हैं, आखेट यानी एक शिकारी है, यह शिकार कर रहे हैं। तो जो आदिकाल या प्राचीन काल में हम कह सकते हैं जो भी मानव था वो पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था। यानी हम कह सकते हैं शिकार और शिकारी का खेल हुआ करता था। कभी मनुष्य शिकारी का रोल करता था और पशु शिकार हो जाता था, कभी कभी पशुएं शिकारी हो जाते थे और मनुष्य शिकार हो जाता। तो शिकार और शिकारी की यह परंपरा चलती रही और उसी से दोनों का भोजन और जीवन यापन चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं, आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह कुछ समय पश्चात यह आभास हुआ कि केवल आखेट से जीवन यापन नहीं किया जा सकता है। तो इसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्हें लगा कि इस पशु से अब हमारा काम, यानी शिकार से हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी लोग शिकार करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और अगर विकास की अगर सीढ़ी की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें थोड़ा सा यहां से हट करके कुछ करना होगा। तो यह स्वयं जलवायु के अनुसार और जहां पे जिस तरह के पालने योग्य पशु थे उसका पालन करना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी आधार पे पशुपालन व्यवसाय व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। आज वर्तमान में सरकार के द्वारा पशुपालन के लिए बहुत सारे योजनाएं भी आ गई हैं, जिसको हम वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, पशुपालन के प्रकार। तो पशुपालन के दो प्रकार है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। जैसे आता है कि पशुपालन के प्रकार अक्सर 1 नंबर में पूछ दे, 2 नंबर में पूछ दे, तो हम बता देंगे चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। तो आइए हम देखते हैं कि चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलवासी पशुचारण क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं जो पशुपालक होता है, यानी कोई न कोई व्यक्ति तो ये जानवर को पाला है। जैसे मान लीजिए पशुपालक होते हैं, तो मैंने लिखा है कि पशुपालक पशुओं के साथ चारागाह तथा पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहना चलवासी पशुचारण कहलाता है। अब देखिए ये जो पशुपालक है अपने जो पशुओं को पाल रखा है वो चारागाह है। देख सकते हैं ये हरा हरा घास जो देख रहे हैं चारागाह है। और देखिए यहाँ पे पानी में भैंसियां नहा रही है और पानी की तलाश में हम कह सकते हैं चारागाह और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहने को ही हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। आप देख सकते हैं पशुपालक पशुओं के साथ चारागाह और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण करते रहना चलवासी पशुचारण कहलाता है। चलवासी मतलब चलते रहो। तो किस चीज की तलाश में भाई, हम कह सकते हैं घास और पानी। अगर घास खाएगा तो पानी पिएगा, नहाएगा, तो हम कह सकते हैं घास यानी चारागाह जिसको बोलते हैं, और यह पानी, चारागाह और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहना ही चलवासी पशुचारण कहलाता है। हमारी बात समझ में आ रहा होगा। पशुपालक इसी को बोलते हैं हम चलवासी
पशु चारण। ये जो कुछ जनजातियां आज भी इस तरह के पशु चारण में काम कर रही हैं, आइए मैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देख सकते हैं प्राचीन काल में जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुपालक भोजन, वस्त्र और औजार यातायात के लिए पशु पर निर्भर रहता था। प्राचीन काल में जीवन निर्वाह का एक साधन के रूप में हम पशुओं का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो पशुएं थे, हमारे पास कुछ आधुनिक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जो जीने खाने के लिए और पहनने के लिए और यातायात के लिए हम मशीनों का प्रयोग कर सके। तो बहुत सारे ऐसे पशु थे जिसको पाल करके हम उनके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। जैसे मैंने कहा कि भोजन, यानी ये पशु जो है मांस के रूप में भी भोजन का प्रयोग करते थे। इससे जो दूध दही जो प्राप्त होता था वो भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। वस्त्र, यानी पशुओं के जो खाल को हम वस्त्र बना करके पहनने का काम करते थे। और आज तो पशुओं के खालों का जो ब्रांडिंग है वो सब लोग चमड़े का यानी लेदर का कपड़ा, चाहे जो भी उसे बने संसाधन है, उसका सब लोग प्रयोग नहीं कर सकते थे। जो पहले आदि मानव, हम कह सकते हैं जो प्राचीन काल में जो मानव थे, जो शिकारी थे, वो अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों का वस्त्र, खाल आदि का प्रयोग करते थे। उनके जो हड्डियों से वो औजार यानी हथियार बनाने का काम करते थे। और यातायात का मतलब उन्हीं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का भी काम करते सकते। जैसे हाथी को ले लीजिए, घोड़े को ले लीजिए, ऊंट को ले लीजिए, ऐसे जो पशु हैं उनसे हम यातायात का भी लाभ लेते हैं। आज भी हाथियों से हम जंगलों में लकड़ियां ढोने का काम करते हैं, उस पे जाने का काम करते हैं। आज ऊंटों के भी माध्यम से हम यातायात का प्रयोग करते हैं। हम जो गांव में पशु के रूप में गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसों का भी हम जो भैंसा है, भैंसे का भी हम यातायात के रूप में प्रयोग करते हैं। और बैलों का भी हम यातायात के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं यातायात के लिए भी पशु पर निर्भर रहते थे प्राचीन काल के लोग। प्राचीन काल के लोग जीवन निर्वाह के लिए इस पशुओं का प्रयोग करते थे, चाहे भोजन के लिए, चाहे वस्त्र के लिए या यातायात के लिए। आय का स्रोत, एंड इन प्राचीन काल में जो रहने वाले लोग थे उनके आय का मुख्य स्रोत पशु था, यानी पशुओं से प्राप्त दूध, पशुओं से प्राप्त दूध, पशुओं से प्राप्त मांस और पशुओं से प्राप्त खाल, पशुओं से प्राप्त ऊन और पशुओं से प्राप्त हड्डियां होती थी इनके आय का आधार। इनको बेच करके या सब्सिडी या विनिमय करके अपनी जरूरत की वस्तुओं को पूरा करते थे, क्योंकि उस जमाने में सभी लोग शिकारी नहीं थे, सभी लोग मतलब वस्तुओं का उत्पादन करना नहीं जानते थे। तो जिसके पास जो था उसको बेच करके, उसको मतलब वस्तु दे करके अपनी जरूरत की वस्तुओं का प्रयोग करता था। उनके आय का आज भी वर्तमान में जो पशुवाणिज्य धन पशुपालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पशुओं से प्राप्त दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है और भी बहुत सारे ऐसे उससे रिलेटेड जो सामान है जो हम उसे बाजार में बेच करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केटिंग कर रहे हैं। वो देखिए यहाँ पे दूध का प्रयोग कर रहे हैं, चमड़े से बना सामान है, ये भेड़ है, इससे हम ऊन यानी बस ऊन बनाते हैं, जो आप कंबल बनाते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। तो आय का स्रोत भी हम देख लिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये सारा चीज हम प्राप्त कर सकते हैं इन पशुओं से। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में दोनों चीजें हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में पशुपालक मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों में चरागाह की ओर प्रवास करता है। ये देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये सब ये पर्वतीय क्षेत्र है जहां पे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ये मैदानी भाग है, ये क्या है आपका, ये पर्वतीय भाग है। तो गर्मी में आप जान सकते हैं कि गर्मी में पर्वतों पे जो मौसम होता है थोड़ा ठंडा होता है, मैदानों के अपेक्षा पहाड़ों पे हमें ठंडी लगती है। तो पशुओं का कह सकते हैं गर्मियों में ये पशुओं को पहाड़ों के जो ढालू जमीन होता है देख सकते हैं वहां पे पशु चारण करने के लिए लिया जाता है। गर्मियों में जो पशुपालक होता है मैदानों से हम कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में
चरागाह की ओर प्रवास करते हैं, यानी पहाड़ों पे हम चरागाह लेकर के अपने जो जानवर को, वो पशुओं को ले जाकर चराने के लिए ले जाते हैं। कब? गर्मी में। ध्यान रखिएगा, गर्मी में मैदान से पहाड़ की तरफ, गर्मी में मैदान से पहाड़ की तरफ। नेक्स्ट चलते हम देखते हैं। और शीत ऋतु में पशुपालक पर्वतीय भाग से मैदानी भाग के और चरागाह कहते हैं। इसी को हम प्रवास बोलते हैं, इसी को हम प्रवास बोलते हैं। देख सकते हैं, अब पहाड़ से मैदानी भाग में, यानी मैदानी भाग हम कह सकते हैं ये जो पहाड़ है, हमने देखा कि जब ये शीत ऋतु पड़ता है, शीत ऋतु, तो यहां से हम चल करके मैदानी भाग में पशुओं को चराने का काम करते हैं शीत ऋतु में। ठंडी में चूंकि बर्फ, इसमें बर्फ क्या लगेगा गिरने और ठंडा हो जाएगा, तो पशुएं यहां पे चारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शीत ऋतु में ये जो पशुएं होते हैं वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ पे लेकर चले जाते हैं और यहाँ पे चरागाह भी पर्याप्त मिल जाता है और यहाँ पे चराने लगते हैं। तो शीती जो ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों की तरह और शीत ऋतु में मैदानों की तरह जो प्रक्रिया है, उसी को हम ऋतु प्रवास कहते हैं, उसी को हम प्रवास कहते हैं। एक चीज और आके देख सकते हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, यानी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में कुछ जनजातियां जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी तथा भूटिया जनजाति के लोग, यानी यही लोग ग्रीष्म काल में, यानी गर्मियों में पहाड़ों की तरफ, देख सकते हैं, गर्मियों में पहाड़ों की तरफ अपने पशुओं को ले जाते हैं और ठंडियों में पहाड़ों से मैदानों की तरफ अपने पशुओं को ले आते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऋतु प्रवास, इसी को हम बोलते हैं ऋतु प्रवास। यह है गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये देखिए जनजातियां हैं, ये सब जनजातियां हैं, यानी ये पशुओं को गर्मियों में पर्वतों की तरफ और ठंडियों में मैदानों की तरफ लेकर के चराने का काम करते हैं। इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवेश। इसी तरह टुंड्रा प्रदेश में भी पशुचारण ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से उत्तर, शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की प्रवास करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रीन आप देख सकते हैं, ये टुंड्रा प्रदेश है। कहने का मतलब है कि गर्मियों में उत्तर की तरफ, यानी हम कह सकते हैं जब गर्मी आता है तो हम इधर चले आते हैं उत्तर की तरफ। इसमें भी तो ये बेल्ट है, मान लीजिए इसमें भी बेल्ट है, तो ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो गर्मियों में उत्तर की तरफ और सर्दियों में दक्षिण की तरफ, यानी गर्मियों में ऊपर जाएंगे और सर्दियों में नीचे आएंगे। ये जो बेल्ट आप देख सकते हैं, अगर दो बेल्ट देख सकते हैं, तो ये उत्तर हो गया और इसी में ये दक्षिण हो गया। तो गर्मी में ऊपर की तरफ जाते हैं और ठंडी में हम नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह का प्रवास देखा जा सकता है। मरुस्थलीय, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ता है, मरुस्थल में आप देखेंगे अक्सर तो वहां पे गर्मी पड़ता है, लेकिन ठंडी में बहुत ठंडा भी पड़ता है। तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखेंगे सहारा का मरुस्थल है, भारत में भी थार का मरुस्थल है। ये जो बेल्ट है हम देख सकते हैं, इस बेल्ट में मरुस्थल आपको देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मरुस्थल में भी, यानी गर्मियों में हम उसके हिसाब से नहीं जाते, सर्दियों में उसके हिसाब से हम आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास। आगे चलते हैं। जलवायु के अनुसार पशुचारण उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय एवं बैल पाले जाते हैं। देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, तो गाय एवं हम कह सकते हैं कि यह बैल पाले जाते हैं। इसी को हम बैलगाड़ी बोलते हैं, जो इसको हम यातायात के प्रयोग के रूप में काम करते हैं। खेत की जुताई में भी हम बैलों का इस्तेमाल करते हैं और यातायात के रूप में भी हम बैलों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय एवं बैल पाले जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में भेड़ एवं बकरियां, मरुस्थलीय क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि यह भेड़ एवं बकरियां पाले जाते हैं। मरुस्थली जहां पे हम कह सकते हैं मरा हुआ भूमि है। नेक्स्ट, तिब्बत एवं एंडीज पर्वतीय भागों में याक एवं लामा। तिब्बत एवं जो पर्वतीय भागों में, यह देखिए आपका यह याक है, ये याक है और ये क्या है, लामा है। तो जो तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्रों में
जो बेल्ट है वहां पे यह गाय की तरह होती है, याक होती है, ये होते हैं आपका लामा। ये भी वहां पे जो जनजातियां हैं इनको पालने का काम करती है और इससे जो भी प्राप्त करना होता है वो उसका इस्तेमाल करती हैं। तो आपने देख लिया तिब्बत और एंडीज पर्वतीय भागों में याक एवं लामा। उप ध्रुवीय क्षेत्र में यानी उप ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वो रेडियर है। ये देखिए ये उप ध्रुवी, देखिए उप ध्रुवी में देखेंगे आप कि पूरी तरह से यह बर्फ से एकदम ढका हुआ है, तो यहाँ पे ये रेडियर पाए जाते हैं। ये उप ध्रुवी क्षेत्रों में यह जानवर आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम आगे कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्र यानी चलवासी पशुचारण कहां कहां पाया जाता है, मैप में भरने के लिए एक प्रश्न आ जाता है। तो हम देख सकते हैं यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा है, यह टुंड्रा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टुंड्रा प्रदेश में, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया और मध्य चीन क्षेत्रों में, और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के मेडागास्कर। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि उत्तरी, अगर अफ्रीका की हम बात करें तो अफ्रीका का ये दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग है, ये अटलांटिक आप ओशियन देख सकते हैं। तो ये इस पेटी में भी आपको चलवासी पशुचारण देखने को मिल सकता है। यहां पे देख सकते हैं अफ्रीका का मेडागास्कर, यहां भी आपको चलवासी पशुचारण देखने को मिल सकता है। ये जो सऊदी अरब प्रायद्वीप है, ये जो है यहां पे भी चलवासी पशुचारण का आप देखने को मिल सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मंगोलिया में चलवासी पशुचारण का आप क्षेत्र देख सकते हैं, और कुछ भाग क्षेत्र जो है ये चाइना का भी लिए हुए हम चलवासी पशुचारण का क्षेत्र देख सकते हैं। एशिया का जो हम टुंड्रा प्रदेश का सकते, ये वाली जो भाग है यहां पे भी आप देख सकते हैं, यूरोप में भी यहाँ का जो भाग है यहाँ पे चलवासी पशुचारण का क्षेत्र देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा चलवासी पशुचारण क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताने वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है, और फिर से उसमें रोपण कृषि क्या होता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है, प्राथमिक क्रिया से संबंधित सभी मैटर पे हम आपका अध्ययन कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।